नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी टॉपर में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जीन पियाजे के दूसरे सिद्धांत यानी नैतिक विकास के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे कि इन्होंने ये नैतिक विकास का सिद्धांत किस प्रकार दिया है, क्या इनका प्रयोजन रहा, कैसे इसका प्रोसीजर पूरा रहा है, क्या बताया इन्होंने, कितने चरण बताए हैं नैतिक विकास के। उससे पहले हम एक शब्द जान लेते हैं कि आखिर ये नैतिकता होती क्या है। ये नैतिकता जो होती है, नैतिकता कहते हैं किसको, नैतिक विकास होता क्या है। देखिए, नैतिक विकास जो होता है या नैतिकता जो होती है वो होती है कि समाज के जो मान्य व्यवहार हैं, समाज में जो भी व्यवहार हो रहे हैं, उन मान्य व्यवहारों को जब हम फॉलो करने लगते हैं, उन मान्य व्यवहारों को जब हम अपना लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर नैतिक गुणों का विकास होने लगा है, हमारे अंदर नैतिकता का विकास होने लगा है। ठीक है, समाज के अनुरूप जब हम व्यवहार करने, सीधी सी बात है कि समाज में जो नियम या जो मान्यताएं, जो हमारी संस्कृति पहले से प्रचलित हो रही है, उसके अनुसार जो भी नियम बनाए गए हैं, तो उन नियमों को जब हम फॉलो करने लगते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, नैतिकता का विकास होने लगता है, नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। सीधी सी बात है कि समाज के अनुरूप व्यवहार करना ही नैतिकता है। एक लाइन में समझते हैं कि नैतिकता क्या होती है, समाज के अनुरूप व्यवहार करना ही नैतिकता है। इनके सिद्धांत में आपको एक इतनी अच्छी चीज़ पता चलेगी जिससे दावा है कि मैंने अभी तक जितने भी सिद्धांत आपको पढ़ाए हैं, उस सिद्धांत में सिर्फ इनकी एक बात है, उसे आप समझ में आएगा। एक पॉइंट सिर्फ ऐसा है इस सिद्धांत में जो उन्होंने दिया है, जिससे जो आपके लिए एक मोटिवेशन का कार्य करेगा। आप निश्चित इससे प्रभावित होंगे, गारंटी है मेरी इस चीज़ की। तो देखते हैं इस चीज़ के, इनके सिद्धांत को देख लेते हैं तो समझ में तो आ गया होगा कि नैतिकता क्या है, कि समाज के अनुरूप व्यवहार करना ही नैतिकता है। अब देखिए, तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इनका। तो ये जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ये कौन थे, तो एक जंतु वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्हीं ने कहा था कि बच्चा एक नन्या वैज्ञानिक होता है और वो खोज के द्वारा ही अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, अगली चीज़, इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला, यह सिद्धांत जो इन्होंने ये नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, यह सिद्धांत इनकी प्रमुख पुस्तक मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, इन्होंने एक नैतिक विकास के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। इसमें इन्होंने इस सिद्धांत का वर्णन किया है, नैतिक विकास का सिद्धांत उसमें इन्होंने दिया है। किस पुस्तक का क्या नाम है, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि नैतिक विकास से संबंधित इनकी कौन सी पुस्तक है, तो मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड है। या मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड में इन्होंने किस सिद्धांत का वर्णन किया है, तो नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन किया है। यहाँ तक तो चलिए जनरल हो गया। देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने कुछ कंचा खेलने वाले बालकों से प्रेरित होकर किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने कुछ कंचा खेलने वाले बालकों से प्रेरित होकर किया था। अब मेरी बात बताइए, एक जैसे शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था हुई, उसके बाद किशोरावस्था हुई, उसके बाद हमारी युवावस्था हुई, प्रौढ़ावस्था हुई, वृद्धावस्था हुई, जैसे जैसे हमारा विकास होता है वैसे वैसे हमारे ज्ञान का जो ज्ञान का जो भंडार होता है वो बढ़ता चला जाता है। अब होता ये है कि जैसे मान लीजिए हम प्रौढ़ावस्था में पहुंच गए, तो उस टाइम तक पर्याप्त हम कहीं सेटल भी हो जाते हैं और हमारे पास पर्याप्त सामाजिक ज्ञान भी हो जाता है। अब यहाँ देख लीजिए, जो ये पियाजे महोदय हैं, ये प्रेरित हुए तो किससे हुए, छोटे बच्चे जो ये निकल रहे होंगे और बच्चे कंचे खेल रहे थे, है ना। कई सारे स्थानीय खेल होते हैं, अब तो मोबाइल की दुनिया में वो खेल गुम होते जा रहे हैं, पहले बहुत सारे ये स्थानीय खेल होते थे। तो बच्चे कंचे खेल रहे तो ये वहीं खड़े होकर के, क्योंकि बच्चों में बहुत इंटरेस्ट था। दूसरी चीज़ कि इन्होंने जो ये विकास के आपका चाहे भाषा विकास का सिद्धांत हो, चाहे नैतिक विकास का सिद्धांत हो, चाहे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हो, इन्होंने सारा प्रैक्टिकल किया। और किस पर किया, अपने खुद के 3 बच्चों पर। किस पर प्रयोग किया है, तो अपने 3 बच्चों पर प्रयोग इन्होंने किया था। उन बच्चों का जन्म से लेकर के और किशोरावस्था तक का अध्ययन
किया था कि जब इनका बच्चा छोटा होगा, जब शिशु होगा, उस टाइम उसने पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में ऐसे जो आपका प्रारंभिक किशोर वो शैशवावस्था थी, उसके बाद आपकी उत्तर शैशवावस्था हुई, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, सारी अवस्थाओं का अध्ययन किया, उसका विश्लेषण, इसकी आलोचना भी बहुत हुई, क्योंकि ये पूरा एक रिसर्च का विषय बनाए थे अपने बच्चों को, उनका एक एक एक्टिविटी उस पर ध्यान दे रहे थे। तो बच्चों में बहुत इनको इंटरेस्ट भी था, तो इन्होंने स्वयं के अपने 3 बच्चों पर, जिसमें 1 लड़की और 2 लड़के थे, उस पर अपना रिसर्च किया था। ठीक है, अब यहाँ क्या ये निकल रहे होंगे बच्चे, कंचे खेल रहे थे। अब जैसे नहीं, हम लोग जब छोटे थे बचपन में कोई भी गेम खेलते थे तो उसमें अपने एक रूल्स बना लेते थे कि एक लाइन बॉर्डर बना देते थे कि इसके बाहर जाओगे तो आउट हो जाओगे, इसके अंदर रहोगे तो इन रहोगे, है ना, कोई बेईमानी नहीं करेगा, इस टाइप का। तो वो बच्चे इसी टाइप से खेल रहे थे और ये उनको बड़ा ध्यान से देख रहे थे, वहीं से इनको प्रेरणा मिली, ये प्रेरित हुए और उन्होंने ये नैतिक विकास के सिद्धांत पर काम करना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ एक चीज़ तो तय है, जो मैंने बताया था, एक चीज़ तय है कि जो सीखना होता है वो एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरी चीज़ कि ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा पढ़ लिख गए, अच्छी जॉब करने लगे तो इसका मतलब हमारा सीखना बंद हो जाएगा। महान शिक्षाविद जो हैं आपके डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने भी कहा है कि एक शिक्षक को सदैव सीखते रहना चाहिए। एक शिक्षक वही है जिसकी जो गुरु हैं वो हम सदैव पुस्तकें होनी चाहिए, यानी एक शिक्षक को हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहा है, उससे मेरा एक ही कहना है कि बेटा सीखते रहो, किसी से भी सीखते हो। कितने कवि हुए, उन्होंने बताया कि नदियों से सीखो, झरनों से सीखो, पशु पक्षियों से सीखो, है ना। तो सीखना एक अनवरत प्रक्रिया है, किसी जहाँ भी ज्ञान मिले बटोर लो, चाहे आपका छोटा दे रहा हो, चाहे आपका बड़ा दे रहा हो, चाहे सजीव दे रहा हो, चाहे निर्जीव दे रहा हो, चाहे जो दे रहा हो, सीखते रहना चाहिए। तो यहाँ सीखने का एक उत्तम सर्वोत्तम उदाहरण, मैं तो कहूँगी सर्वोत्तम उदाहरण था कि इन बच्चों को देख करके एक महान वैज्ञानिक जो था वो प्रेरित हुआ। क्या उसके दिमाग में स्वयं विचार नहीं आ सकते थे, लेकिन फिर भी समाज से कनेक्ट रहिए, सीखते रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो जितना ज़्यादा सीखेगा वो उतना ज़्यादा विकास करेगा। ठीक है, चलिए, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो उन्होंने किया था उसके लिए क्या था, कुछ कंचे खेलने वाले बालकों से ये प्रेरित हुए थे, उनके नियम आदर्शों को देख करके कि बच्चे खेल में भी नियम बना रहे हैं, है ना, जबकि उनको भी सामाजिकता का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी वो नियम में बंधे हुए हैं। फिर भी उन्हें भय है कि हमें अगर आप बेईमानी करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट ईश्वर देगा या कोई भी देगा, भी आगे सिद्धांत में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। उससे ये प्रेरित हो गए थे। अगला देखिए, इस सिद्धांत में इन्होंने जिन विधियों का प्रयोग किया था उनमें प्रमुख विधियाँ थी अवलोकन विधि। अवलोकन यानी अपने बच्चों के व्यवहार का अवलोकन कर रहे थे। साक्षात्कार, बच्चों से पूछ भी रहे थे, है ना। साक्षात्कार में क्या होता है, 2 कैंडिडेट होते हैं, एक पूछने वाला और एक बताने वाला। साक्षात्कार एवं जांच, है ना, और जो भी तथ्य इकट्ठे किए उसमें पर्याप्त जांच करके तब ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो प्रमुख विधियां जो हैं अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि एवं जांच विधि का इन्होंने अपने इस सिद्धांत में प्रयोग किया है। अब देखते हैं इन्होंने अपने इस सिद्धांत में कितने चरण बताए हैं, किस तरीके से ये सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया है, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, इन्होंने नैतिक विकास के जो चरण दिए हैं वो नैतिक विकास के, वैसे जब अगर एग्ज़ाम में कहीं आए तो पूछे कि नैतिक विकास के कितने चरण हैं, तो आपको 2 ही चरण लिखने हैं। कितने चरण लिखने हैं, 2 चरण लिखने हैं। कौन, एक तो ये लिखना है, दूसरा नंबर वाला परायत्ता, पराधीन नैतिकता या स्वायत्त विकास या आपकी नैतिक सापेक्षता, ये 2 आपको लिखना है। ये 3 आपको डिक्लेयर करने के लिए बता दिए गए हैं। मुख्यतः 2 ही प्रकार हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, इनका जो पहला प्रकार है वो है पूर्व नैतिक अवस्था। कौन सा है, पूर्व नैतिक अवस्था, यानी जब नैतिक विकास ना हो उसके पहले की अवस्था, यानी 0 से 5 वर्ष का सेशन दिया गया है। क्या दिया गया है, 0 से 5 वर्ष। पियाजे महोदय कहते हैं कि 0 से 5 वर्ष के बच्चों में किसी भी प्रकार की कोई नैतिकता नहीं पाई जाती है। यहाँ लिख लीजिए कि इस उम्र में किसी भी प्रकार की
किसी भी प्रकार की नैतिकता नहीं पाई जाती है। जैसे उदाहरण दें आपको, जैसे एक बच्चा है, वो क्या करता है कि बड़ों के हाथ लगा देता है, उनको मारने लगता है, या वो अगर रोएगा तो रोता ही जाएगा, किसी चीज़ के लिए जिद करेगा तो जिद करता ही जाएगा। यानी उसको ये पता नहीं है कि उसके माता पिता को या उसके घर के जो सदस्य हैं उससे कोई समस्या हो रही है क्या। अगर वो रोया जा रहा है या किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है, चिल्ला रहा है, ठीक है, कोई चीज़ लेना चाह रहा है और वो देना संभव नहीं है, तो उसके लिए सामने वाले के ऊपर यानी उसके माता पिता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे उसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि इस उम्र में किसी भी प्रकार की नैतिकता पाई नहीं जाती है। वो स्वयं जो उनका मन करता है वो व्यवहार करते हैं, है ना। क्योंकि जब बच्चे के अंदर नैतिकता डेवलप हो जाती है तो सीधी सी बात है कि समाज के अनुरूप व्यवहार करना। समाज मतलब परिवार भी एक लघु समाज है, विद्यालय भी आपका लघु समाज है, बाकी समाज तो समाज है ही, ठीक है। तो जब बच्चे के अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता डेवलप हो जाती है तो वो क्या करता है कि वो दूसरों के अनुसार आचरण करने लगता है, दूसरों के बताए हुए जो नियम होते हैं, जो मूल्य होते हैं, उनको मानने लगता है। उसको बताओ कि वहाँ जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, बेटा वहाँ नहीं जाना, वो वहाँ नहीं जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है कि वो समाज के अनुरूप व्यवहार कर रहा है। तो प्रथम जो अवस्था है पूर्व नैतिक अवस्था, जिसका जो समय दिया गया है, सेशन दिया गया, वो 0 से 5 वर्ष दिया गया है। इस उम्र में किसी भी प्रकार की नैतिकता पाई नहीं जाती है। बच्चे जो हैं वो स्वयं आत्म केंद्रित होकर या अहम केंद्रित होकर के व्यवहार करते हैं। कैसे होते हैं? वो आत्म केंद्रित होते हैं। इस अवस्था में आत्म केंद्रित होकर के व्यवहार कैसा करते हैं? आत्म केंद्रित होकर व्यवहार करते हैं। जो उन्हें अच्छा लगेगा वो व्यवहार करेंगे, उनके अंदर नैतिकता नहीं होती है। दूसरी स्टेज जो है जिसको हम लोग बोलते, इसके कई सारे नाम हैं, नाम देख लीजिए। पहला नाम है परायत्ता, ठीक है, परायत्ता नैतिकता या पराधीन नैतिकता। पराधीन मतलब ये किसके? समाज के अंडर में होते हैं। जैसे अपने घर यानी अपने परिवार के अंडर में होते हैं। विद्यालय में तो विद्यालय के जो भी शिक्षक हैं, मैनेजमेंट है, उनके अंडर में रहते हैं। हमेशा किसी न किसी का प्रेशर उनके ऊपर बना रहता है, ठीक है। तो पराधीन नैतिकता या विधिवाद नैतिकता, इसमें क्या हो जाता है कि बच्चे जो होते हैं उनको जैसे शुरुआत में सिखाया जाता है कि भगवान के मंदिर से बेटा ये कोई फल चढ़ाया, मिठाई चढ़ाई, बेटा लेना नहीं तो भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे, है ना। चोरी नहीं करना, नहीं तो भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे, आपको दंड देंगे। वो ये मान लेते कि अगर हम कोई गलत कार्य करेंगे तो विधि यानी ईश्वर जो है वो हमें कोई ना कोई दंड दे देगा, ठीक है। तो त्वरित न्याय की नैतिकता, उनके अंदर ये भावना हो जाती कि ईश्वर तुरंत, उन्हें ये लग रहा है कि मैं कोई चीज़ लूँगा तो इसका मतलब है कि भगवान जी हैं, गुस्सा हो जाएंगे और वो हमें पनिशमेंट देने लगेंगे। यानी उन्हें लगता कि हाँ सच में देने लगेंगे, हो सकता, मतलब वो इस पे एकदम आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। क्योंकि यहाँ क्या होता है, वो पराधीन नैतिकता उनके अंदर होती है, जो उनको समाज में बताया जाता है, जो परिवार में बताया जाता है, जो विद्यालय में बताया जाता है। और बताया क्यों जाता है? ताकि उनके अंदर जो है नैतिक गुणों का विकास हो पाए। जो बुरी आदतें हैं उन आदतों को छुड़ाने के लिए इस टाइप के वर्ड यूज़ कर दिए जाते हैं कि बेटा ऐसा काम करोगे तो पापा डांटेंगे, अगर ऐसा काम करोगे तो ये, तो वो उसके अंदर एक थीम बनी रहती है कि अगर मैं किसी की चीज़ लूँगा तो मैं घर में मारा जाऊँगा, अगर मैं किसी की चीज़ लूँगा, चोरी कर लूँगा तो विद्यालय में हमें पनिशमेंट मिलेगा। यानी उन्हें लगता कि हाँ तुरंत न्याय मिलेगा, तुरंत, यही वह है त्वरित न्याय की नैतिकता उनके अंदर जनरेट हो जाती है, ठीक है। और इनके ये जो सेकेंड स्टेज है इसको हम लोग नैतिक यथार्थवाद के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नैतिक यथार्थवाद के नाम से भी जानते हैं। इसका जो सेशन है, इसकी जो आयु रखी गई वो कितनी रखी गई है? 5 वर्ष से लेकर 9 वर्ष। कितनी रखी गई है? 5 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष इसकी आयु रखी गई है। सबसे ज़्यादा जो मतलब उच्चतम क्वालिटी की नैतिकता यही देखने को मिलती है, जहाँ बच्चा कोई भी अमान्य व्यवहार नहीं करता है, सिर्फ इस डर से कि तुरंत उसको पनिशमेंट मिल जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे बच्चों को कह दिया जाए कि चोरी करना बुरी बात होती है या चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी अगर करेंगे तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे या माता पिता गुस्सा हो जाएंगे, तो उसके अंदर ये एक
थिंग डेवलप हो जाती है। या जैसे कह दिया कि बच्चे होते हैं कि उनको शुरुआत में जब यहाँ पर प्रथम जो अवस्था है पूर्व नैतिक अवस्था, उनको ये नहीं पता होता, अगर जानवर निकले या कोई जीव जंतु निकला तुरंत मारने के लिए दौड़ते हैं, है ना। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, उनको इतनी समझ तो होती नहीं है, वो चलता हुआ दिखता तो तुरंत उसको मारने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग उन्हें क्या सिखाते हैं, सेकेंड स्टेप में क्या सिखा देते हैं कि बेटा जीवों को मारना पाप है, हमें किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, है ना, नहीं तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे, हमें किसी को नहीं मारना चाहिए। तो वो इस टाइप की नैतिकता यहाँ पे जनरेट होती है। उसके बाद जो तीसरी अवस्था है वो है स्वायत्त विकास। अब यहाँ उसका स्वायत्त यानी यहाँ हम कह सकते हैं स्वतंत्र विकास भी होता है, स्वतंत्र नैतिकता। अब क्या है, उसका जो व्यवहार होगा या सामाजिक चेतना, ठीक है, या तार्किक चिंतन की अवस्था या नैतिक सापेक्षता, ये सारे वर्ड आपको तृतीय स्टेज के लिए दिए गए हैं। स्वायत्त विकास या स्वतंत्र नैतिकता या सामाजिक चेतना या तार्किक चिंतन की अवस्था या नैतिक सापेक्षता की अवस्था, ये इसकी एज क्या रखी गई है, 10 वर्ष या उससे आगे, ठीक है, किशोरावस्था तक इसकी जो स्टेज है वो रखी गई है। इसमें क्या है कि बच्चा अब मतलब अपनी स्वतंत्र नैतिकता विकसित करता है कि कैसे उसको व्यवहार करना। अब वो यहाँ पे क्या होता है, इसको समझ हो जाती है इतनी कि नहीं, अगर हम किसी को मारेंगे तो भगवान गुस्सा नहीं होंगे, अगर मैं किसी की चीज़ लूँगा तो गुस्सा नहीं होंगे, है ना। ये चीज़ अब क्योंकि वो सोचने के लिए कैसा हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, परिपक्व हो जाता है अपने स्टेज के एज के अकॉर्डिंग। तो क्या है, वो अब जहाँ पे जैसा व्यवहार करना चाहिए, उसने जो पहले अपने लिए जो नियम रूल्स बनाए थे, समय परिस्थिति के अनुसार उन नियमों को वो बदल भी सकता है। जैसे कहा गया कि जीवों को मारना पाप है, जो सेकंड स्टेप थी उसमें क्या बताया गया कि जीवों को मारना पाप है। तो यहाँ पर जो बच्चा पराधीन नैतिकता के अंतर्गत है, तो हाँ, जो दूसरे ने बताया वो उसने मान लिया। अब पता लगा यहाँ जो ये थर्ड स्टेप है, हम लोग कहीं जा रहे हैं, मान लो किसी जंगल से गुजर रहे हैं और वहाँ कोई जंगली जानवर आ गया और हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो उस जगह हम क्या करेंगे, अपनी नैतिकता लिए बैठे रहेंगे क्या, नहीं लेकर बैठेंगे ना। अगर अपने दम अपने जान पर आ रही है तो हम उसका कुछ ना कुछ उपाय करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ अगर हम वही नैतिकता लिए रहेंगे सेकेंड स्टेप वाली, तो जान चली जाएगी ना। तो समय के अनुसार नैतिकता में परिवर्तन होता रहता है, जैसी समय की डिमांड होगी, जैसी समाज की डिमांड हो, जैसी स्थिति होती है, उसके अनुसार हमारी नैतिकता में परिवर्तन हो जाता है तृतीय स्टेप में। क्योंकि यहाँ आते आते बच्चा जो है वो परिपक्व हो जाता है, स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए अपना स्वतंत्र निर्णय लेने लगता है ना। तार्किक चिंतन उसका शुरू हो जाता है, इसीलिए इसको तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा गया है। तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है कि कोई भी अगर हम कार्य करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसके अनुसार वो अपनी नैतिकता का निर्धारण करता है। तो ये 3 प्रकार की नैतिकता है जो आपके जीन पियाजे महोदय ने बताई है। प्रथम में तो नैतिकता का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि आप चाहे जितना नियम कानून बच्चों को बताएं, उनके ऊपर नैतिकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप कहो इसको ना, कोई जानवर निकल रहा, आप कहो उसको ना मारो, कोई जीव जंतु निकला है उसको ना मारो, लेकिन फिर भी वो मारेगा, है ना। तो यहाँ पे नैतिकता का कोई प्रभाव नहीं होता है। दूसरी स्टेज जो है, जो पराधीन नैतिकता कहलाती है या विधि बाध नैतिकता कहलाती है या तुरंत न्याय की नैतिकता कहलाती है, या इसको नैतिक यथार्थवाद भी कहते हैं, जिसमें बच्चों को पूर्ण भरोसा होता है कि अगर हम कोई मतलब अनुचित व्यवहार करेंगे तो ईश्वर हमें दंड देगा या पेरेंट्स हमें पीटेंगे। बिल्कुल फिक्स हो जाता है उनके लिए कि हाँ ऐसा होगा ही, बल्कि वो ये नहीं जानते कि हो सकता है इसका परिणाम उन्हें ना भी मिले, ये जानते नहीं हैं वो। ये कब जान पाते हैं, तृतीय स्टेज में, जब उनके अंदर स्वतंत्र नैतिकता का विकास होता है, तब वो जान जाते हैं कि हाँ अरे हम तो ये करते रहे, इसका तो ये हमें झूठ बताया जाता था, लेकिन फिर भी बताया इसलिए जाता था क्योंकि वो आपके अंदर अच्छी आदतों का निर्माण, अच्छे आचरण का निर्माण करने के लिए बताया जाता था। समय आने पर समाज के अनुकूल या स्थिति के अनुसार हमारी नैतिकता में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो नैतिक गुणों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जैसे या बच्चों के अंदर नैतिक गुणों का विकास कैसे होता है। तो देखिए, जीन पियाजे महोदय ने नैतिकता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन किया है कि यही कारक हैं जो हमारे अंदर या बालक के अंदर अच्छे नैतिक गुणों का विकास कर सकते हैं या
नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर ये कारक प्रभावी नहीं हुए तो बच्चों के अंदर अच्छे नैतिक गुणों का विकास नहीं हो पाएगा, और अगर ये कारक प्रभावी हुए, है ना, तो बच्चों के अंदर एक अच्छे नैतिक गुणों का विकास हो पाएगा। तो कौन कौन से कारक बताए हैं जरा देख लेते हैं एक बार। पहला बताया है इन्होंने मूल प्रवृत्तियाँ एवं संवेग। हम सब जानते हैं, मैंने अभी एक वीडियो में अपना छोटा सा एक शॉर्ट उसमें नोट्स भी बना दिया था, जब हमने आपको मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ाए थे, तो उसमें सबसे नीचे मैकडूगल द्वारा दी गई 14 मूल प्रवृत्तियों का वर्णन भी किया था। तो हम सभी जो हैं वे मूल प्रवृत्तियों के साथ हम सबका जन्म होता है। अब होता क्या है कि जब बालक का जन्म होता है तो 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती तो हैं उसके अंदर, लेकिन उनमें से जो एक्टिवेट होती हैं वो आपकी 2 ही 3 मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं, जैसे आपका रोना हुआ, ठीक है, और एक जो भय होता है, डरना हुआ, ये उस मूल प्रवृत्ति होती है। या एक कहा जाता है कि क्रोध की मूल प्रवृत्ति भी बच्चे के अंदर होती है जन्म के समय। धीरे धीरे क्या होता है कि वो मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं वो एक्टिवेट होने लगती हैं, प्रेम होने लगता है, घृणा होने लगती है ना। इस तरीके से जैसे जैसे वो परिपक्व होता जाता है वैसे वैसे वो 14 मूल प्रवृत्तियाँ जो हैं वो धीरे धीरे करके एक्टिवेट होने लगती हैं। तो पहला जो कारक है वो मूल प्रवृत्तियाँ एवं संवेग हैं, कि बालक के नैतिक विकास में जो अपना योगदान देती हैं, कि जो ये मूल प्रवृत्तियाँ और हमारे संवेग हैं, ये मूल प्रवृत्तियों का अगर सही से विकास हुआ, इनको सही मार्गदर्शन मिलता है तो बच्चे का नैतिक विकास हो पाता है। अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है परिवार का या समाज का या विद्यालय का, शिक्षकों का, तो क्या होता है, यही मूल प्रवृत्तियों के कारण जो है वो बच्चे का जो नैतिक विकास होता है वो रुक जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारक है हमारी मूल प्रवृत्तियाँ और उनसे जुड़े जो भी संवेग होते हैं वो, ठीक है। अगला है हमारी आदतें, है ना, आदतें एवं चरित्र, क्योंकि अच्छी आदतों से ही अच्छे चरित्र का निर्माण होता है, और अच्छे चरित्र से ही अच्छे नैतिक गुणों का निर्माण होता है, या नैतिक गुणों से ही चरित्र का निर्माण होता है। ये सब मिला जुला सिस्टम है। तो आदतों से ही चरित्र का निर्माण होता है। जैसी हमारे अंदर की आदतें होती हैं तो ये भी एक क्या है, प्रभावी कारक है जो हमारी नैतिकता को प्रभावित करता है। अगर आदतें अच्छी हुई तो नैतिक विकास होगा, और अगर आदतें अच्छी नहीं हुई, बुरी आदतों के शिकार बच्चे हो जाते हैं। जैसे आपने देखा, अगर वो विद्यालय नहीं जा पाते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि उन्हें सामाजिक वातावरण भी अच्छा नहीं मिल पाता है, घर में पारिवारिक कलह वगैरह रहती है, तो जैसे घर वाले आपस में झगड़ा करते रहते हैं, कोई खाने पीने का टाइम फिक्स नहीं है, कुछ सोने का नहीं फिक्स है, ना कोई किसी का रूल्स रेगुलेशन मानता है, ना कोई रिस्पेक्ट होती है, तो बच्चों के अंदर भी वही आदतों का निर्माण हो जाता है और वैसे ही उनका आगे चरित्र हो जाता है। तो फिर इसका परिणाम क्या होता है कि बच्चों के अंदर नैतिकता के गुण कम पाए जाते हैं। और इसके विपरीत जो अच्छे परिवार होते हैं, अच्छी समाज होती है, वहाँ बच्चों के अंदर अच्छे नैतिक गुणों का विकास होता है, उनका चरित्र भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो आदतें और चरित्र दूसरा कारक है। तीसरा है पारिवारिक स्थिति, कि जैसी पारिवारिक स्थिति होगी उसी प्रकार उसका नैतिक विकास बालक का उस पर डिपेंड करेगा। अगर पारिवारिक स्थिति अच्छी है, घर में सब एक दूसरे का किसका कौन पद है इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है, समाज को मानते हैं, तो बच्चे के अंदर अच्छे नैतिक गुणों का विकास होगा। अन्यथा क्या है, उसका जो नैतिक विकास है वो रुक जाएगा। नेक्स्ट है मित्र मंडली। कहा भी जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो मित्र मंडली जो होती है ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे वही डिपेंड करेगा कि आपका विकास कैसा होगा, नैतिक विकास होगा। अगर आप अच्छे परिवार के जो बच्चे हैं उनके साथ अगर आप रहते हैं तो उनका असर आपके ऊपर पड़ेगा, आपका आपके अंदर अच्छी आदतों का निर्माण होगा, आपका जो चरित्र है वो उत्तम बनेगा, नैतिक गुणों का विकास अच्छा होगा। और इसके विपरीत अगर आपकी मित्र मंडली सही नहीं है तो आपके अंदर दुर्गुणों का विकास हो जाएगा। अगला है शिक्षक की भूमिका। शिक्षक क्या होता है, एक समाज का निर्माता होता है। हर प्रश्न का उत्तर, चाहे वो प्रश्न आपका शिक्षा जगत से हो, चाहे वो प्रश्न आपका सामाजिक जगत से हो, चाहे वो प्रश्न आपका चिकित्सा जगत से हो, चाहे वो प्रश्न आपका राजनीति जगत से हो, हर एक चीज़ का जवाब एक शिक्षक के पास होता है और हर एक प्रश्न का उत्तर एक शिक्षक देने में सक्षम होता है ना। एक कहा जाता है कि शिक्षक जो है वो राष्ट्र का निर्माता होता है। अगर कहीं नंबर आ जाता है कि प्रथम सामाजिक कारक कौन है, तो कौन है, एक शिक्षक होता है।
तो शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है अपने बच्चों का नैतिक विकास करने में, उनका चारित्रिक विकास करने में, उनके अंदर अच्छी आदतों को डेवलप करने में। जहाँ देखा जाता है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ सही नहीं है या जिस समाज में बच्चे रह रहे हैं वो बहुत पिछड़ी हुई बस्तियां हैं, लेकिन फिर भी बच्चे अगर विद्यालय जा रहे हैं तो कुछ समय, जितने समय वो एक शिक्षक के संपर्क में रहते हैं उतने समय में ही एक शिक्षक जो है वो उनके अंदर अच्छी आदतों का निर्माण कर देता है, जिससे उनके अंदर नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। तो एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगला है मानसिक स्वास्थ्य। अगर बच्चे मानसिक रूप से सही हैं, अगर बच्चे जो हैं वो मानसिक रूप से सही हैं तो उनके अंदर जल्दी अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है, उनके अंदर जल्दी उनका नैतिक विकास किया जा सकता है। लेकिन अगर वो किसी तरीके से मानसिक विक्षिप्त हैं, आपने देखा होगा जो लोग मानसिक विक्षिप्त टाइप के होते हैं उनके अंदर हम अच्छी आदतों का निर्माण नहीं कर पाते। वो वही व्यवहार करते हैं अनैतिकता वाला, जो अभी हमने इनकी 3 स्टेज में पढ़ा था, जो प्रथम 0 से 5 वर्ष के बच्चे करते हैं, जिनको नैतिकता से कोई लेना देना नहीं होता है। तो जो लोग मानसिक, जिनका स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, उनके अंदर नैतिकता का विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य सुधारने की आवश्यकता होती है। अगला है पुस्तकें एवं समाचार पत्र। हम जैसा देखते हैं वैसा बनते हैं, जैसा पढ़ते हैं वैसा बनते हैं। तो अच्छी पुस्तकें पढ़ने से या अच्छे समाचार पत्र पढ़ने से, समाचार पत्र में भी जो ज़्यादा यूज़फुल जानकारी है उनको पढ़ने से बच्चों के अंदर अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है, जिससे उनका नैतिक विकास होगा। ठीक है, अगला है धर्म एवं मान्यताएं। हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं और हमारी उस धर्म की क्या मान्यताएं हैं, ये भी हमारे नैतिक विकास में जिम्मेदार रहती हैं। ठीक है, अगला है इतिहास एवं संस्कृति। हमारा इतिहास कैसा रहा है ना, और हमारी जो संस्कृति है, हम भारत के निवासी हैं, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हम लोग क्या है, शरणागत को शरण देते हैं, दान करते हैं, है ना, धार्मिक जो अनुष्ठान होते हैं उनमें अपना सहयोग देते हैं, सामाजिक जो आचरण है वो करते हैं। तो हमारा जो इतिहास शुरू से रहा है वो इस तरीके का रहा है कि हमारे पास कोई भी आ जाता है तो हम उसका सहयोग अवश्य करते हैं। तो हमारा इतिहास है या हमारी जो भारतीय संस्कृति है या किसी भी देश की संस्कृति है, वो बच्चों के अंदर नैतिक विकास करने के लिए जिम्मेदार होती है। अगला है सामाजिक स्थिति, है ना, हम जिस समाज में या बच्चा जिस समाज में रह रहा है वहाँ का वातावरण कैसा है, कैसी स्थिति है वहाँ की, वो भी डिपेंड करता है नैतिक विकास में अपना योगदान दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये 10 महत्वपूर्ण कारक हैं जो जीन पियाजे द्वारा बताए गए हैं, जो बालक के नैतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर इन कारकों में कमी आती है तो नैतिक विकास रुक जाता है या कम हो पाता है। अगर ये प्रभावी हो जाते हैं तो नैतिक विकास होता है, जिससे कि अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो मैंने समझाने का प्रयास किया है वो आपके समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।